गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे वीडियोस बराबर देख रहे होंगे। गुड मॉर्निंग शुभा। ओके, तो हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। कल हम लोग ने स्टार्ट किया था पीजीपीपी चैप्टर यानी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और कल उसका फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हम लोग ने बेसिक कंसेप्ट फ्रेमवर्क्स वगैरह देखा था। और उसके अलावा हमने सेक्शन 28 क्लॉज 1 से लेके क्लॉज 7 सारे क्लॉज हमने देखे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि कौन कौन सी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशनल हेड्स के अंदर अलाउ होती है। तो तकरीबन 10 इनकम्स थी और क्लॉज थे 1 से लेके 7 तक। हमने उसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। ठीक है, तो आज हम उसी के आगे चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पेकुलेटिव इनकम की तरफ आएंगे अभी आज, फिर सेक्शन 29 और उसके बाद फिर सेक्शन 30 से 37। चलिए 1-2 मिनट वेट करते हैं और स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले, उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसको। गुड मॉर्निंग प्रियंका। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फाइन। देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो सेक्शन 28 के क्लॉज पढ़े थे रिगार्डिंग कौन कौन सी इनकम हमारे यहाँ पर टैक्सेबल होती है, वो तकरीबन 10 इनकम थी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस 10 इनकम के बारे में मैंने आपको बताया था और इसकी स्क्रीनशॉट्स भी आपने लिए हैं और सिंपल वे में समझने की कोशिश की थी कि वो 10 इनकम कौन सी थी। मैं रिवाइज करा दूं। सबसे पहला था दैट इज कोई भी प्रॉफिट या गेन होता है फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशनल एक्टिविटी जो एसएससी कैरी ऑन कर रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो इनकम यहाँ पे आएगी। दूसरी इनकम थी कंपेंसेशन। अगर बिजनेस से रिलेटेड या प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी कंपेंसेशन हमें मिलता है तो वो कंपेंसेशन हमारा पीजीपी में टैक्सेबल होगा। तीसरी इनकम थी दैट इज एनी ट्रेड प्रोफेशन सिमिलर एसोसिएशन से अगर जब कोई क्लब अपने स्पेसिफिक मेंबर को कोई स्पेसिफिक सर्विस देता है फिर सरप्लस बचता है तो वो सरप्लस इनकम हमारी पीजीपी हेड में टैक्सेबल होगी। क्लॉज नंबर 3A से 3E तक हमने देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि कोई भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स अगर आपको मिलते हैं तो वो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हमारे पीजीपी हेड में टैक्सेबल होंगे। फिर हमने देखा था क्लॉज नंबर 4, जिसमें हमने देखा था कोई परक्यूसेट अगर मिलता है बिजनेस या प्रोफेशनल एक्टिविटी की वजह से तो वो भी पीजीपी में टैक्सेबल होगा। फिर नेक्स्ट आया क्लॉज नंबर 5 कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर को अगर सैलरी, रेम्युनेशन, रॉयल्टी, बोनस, कमीशन के नाम पे कुछ भी चीज मिलती है अपने फर्म से तो पार्टनर को वो बिजनेस इनकम की तरह दिखाना होगा बिजनेस हेड के अंदर। फिर हमने पढ़ा था क्लॉज नंबर 5A और हमने देखा था कि अगर आपको कोई बिजनेस या प्रोफेशनल एक्टिविटी नहीं करने के लिए पैसे मिल रहे हैं या ट्रेड दैट इज ट्रेडमार्क, नो हाउ, फ्रेंचाइजी शेयर नहीं करने के लिए अगर पैसे मिल रहे हैं तो वो भी आपकी बिजनेस इनकम की तरह ही कंसिडर की जाती है। फिर आया क्लॉज नंबर 6 जिसमें हमने पढ़ा था की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर एक बिजनेस अपने की पर्सन के लिए इंश्योरेंस लेता है और कोई कैजुअलिटी होने पे जब वो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का कंपेंसेशन मिलता है तो वो कंपेंसेशन भी हमारा पीजीपी हेड में टैक्सेबल होगा।
फिर हमने देखा था क्लॉज नंबर 6A, जहां पे हमने देखा था कि अगर स्टॉक इन ट्रेड वाली एसेट कैपिटल एसेट में जब कन्वर्ट हो जाती है, तो ऐसे केस में जिस दिन वो कन्वर्ट होगी उसकी जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो फेयर मार्केट वैल्यू हमें लेनी होगी और हमें पीजीपी में टैक्सेबल करनी होगी। और फिर लास्ट 10वीं इनकम क्लॉज नंबर 7 कि अगर कोई एसएससी 35 एडी में असेट लेके जाता है और उस असेट पे 100% डिडक्शन क्लेम कर लेता है और फ्यूचर में जाके जब वो असेट बिक जाती है और जो भी पैसा मिलता है तो उस पैसे को पूरी तरह से आपको पीजीपी हेड में ही टैक्सेबल करना होगा। तो ये बात हमने सेक्शन 28 के माध्यम से पढ़ी कि ये 10 इनकम हमारी हमेशा कहाँ टैक्सेबल होगी, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर। अब हम मूव करते हैं आगे। अब देखिए इसमें क्या है, आगे वाले टॉपिक में आपको ये ध्यान रखना है, कुछ बेसिक चीजें आपको बता रखी है। जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड होल्ड करना। ओके तो देखिए फ्रेंड्स, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे वाले टॉपिक। अब इसमें सेक्शन 28 के बाद एक छोटा सा पॉइंट जो हमारे एक्ट में भी है, हमें समझाया जाता है, हमारे नोट्स में भी है, वो ये है स्पेकुलेटिव इनकम के बारे में। अब देखिए ये स्पेकुलेटिव इनकम क्या होती है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेकुलेटिव इनकम? तो स्पेकुलेटिव इनकम के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई इनकम आपके सामने ऐसी है जिसमें ना तो आपने कोई असेट की डिलीवरी ली है ना असेट की डिलीवरी दी है, मतलब आपने बाइंग करी पर डिलीवरी नहीं ली, आपने सेलिंग भी कर दी और डिलीवरी नहीं दी, तो बिना डिलीवरी लिए और बिना डिलीवरी दिए अगर आपने खरीद भी लिया और बेच भी लिया और प्रॉफिट कमा लिया या लॉस हो गया जो भी हुआ, तो ये आपकी स्पेकुलेटिव इनकम मानी जाती है। तो स्पेकुलेटिव इनकम मींस व्हाट? एनी ट्रेडिंग ऑफ एनीथिंग where no the delivery has been taken and not the delivery of the goods has been given, बिना डिलीवरी लिए दिए अगर आपका सेटलमेंट हो गया और आपका प्रॉफिट बुक हो गया, तो इन दैट केस इसको हम बोलते हैं स्पेकुलेटिव इनकम। तो स्पेकुलेटिव इनकम में कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब वो एक्सेप्शंस क्या हैं, मैं नाम बता दूं। डेरिवेटिव्स। अब ये डेरिवेटिव्स नाम आपको शायद अभी थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अलग अलग लेवल पे पहुंचोगे, आप प्रोफेशनल लेवल पे आओगे, फाइनल लेवल पे आओगे, तो आपको सीए फाइनल, सीएस प्रोफेशनल या सीएमए के अंदर आपको सीखने को मिलेगा फाइनल लेवल पे कि डेरिवेटिव्स के अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कि फ्यूचर, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और ये बेसिकली इनमें क्या होता है कि ना तो आप चीजों की डिलीवरी लेते हैं ना डिलीवरी देते हैं, बिना डिलीवरी लिए बिना डिलीवरी दिए आप अपना प्रॉफिट या लॉस बुक कर लेते हैं। तो ये भी एक किस्म का स्पेकुलेटिव इनकम होगा, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट ने इसको स्पेकुलेटिव के दायरे से बाहर रखा है। तो जब भी कोई डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में आप ट्रेड करेंगे तो वो स्पेकुलेटिव होने के बावजूद भी इसको स्पेकुलेटिव नहीं माना जाएगा। तो पहला एक्सेप्शन क्या हुआ? डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। दूसरा हो गया आपके कॉमोडिटी एक्सचेंज वाले ट्रांजेक्शन। अब कॉमोडिटी एक्सचेंज वाले ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं? जहां पे आप गोल्ड, सिल्वर या फूड ग्रेन्स वगैरह कॉमोडिटी एक्सचेंज पे जब खरीदते हैं एमसीएक्स वगैरह मार्केट पे, तो वहां पे भी आप ना तो डिलीवरी लेते हैं ना डिलीवरी देते हैं। तो ये भी एक किस्म का स्पेकुलेटिव हुआ, लेकिन सरकार इसको भी स्पेकुलेटिव के दायरे से बाहर रखती है। तो जब कभी आप कॉमोडिटी मार्केट्स में या फिर आप दैट इज डेरिवेटिव मार्केट में जब ट्रेड करेंगे, तो स्पेकुलेटिव होने के बावजूद भी इसको स्पेकुलेटिव की तरह कंसिडर नहीं किया जाएगा। आई होप आपको स्पेकुलेटिव इनकम के बारे में ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें कोई डाउट किसी को स्पेकुलेटिव के बारे में बताइए। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है स्पेकुलेटिव में तो बता दीजिए ताकि हम उस पॉइंट को क्लियर करें। बोलिए, कुछ पूछना है इसमें? किसी तरह का कोई डाउट है तो बताएं। यस प्रियंका, शुभा, और भी जो स्टूडेंट्स लाइव क्लास देख रहे हैं तो प्लीज बताएं अगर आपको कोई डाउट है तो। अगर कोई डाउट नहीं है तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है डिडक्शंस अलाउबिलिटी सेक्शन। अब ये जो डिडक्शन अलाउबिलिटी सेक्शन है, डिडक्शन अलाउबिलिटी सेक्शन, इसके अंदर वैसे सेक्शंस आते हैं सेक्शन 30 से लेके 37(1), और इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं मैं आपको बता दूं। इसमें हम दो कैटेगरीज बनाते हैं। एक होगा जनरल डिडक्शन, सॉरी स्पेसिफिक डिडक्शंस पहले, और दूसरा होगा हमारा जनरल डिडक्शन। किसी को कोई डाउट नहीं है? प्रियंका, शुभा, ओके।
तो अब स्पेसिफिक डिडक्शंस जो है वो हमारे कवर होंगे सेक्शन 30 से लेके 36, सेक्शन 30 से लेके 36 सबसेक्शन 1, और जो हमारे जनरल डिडक्शन है वो कवर होगा सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। इसमें सिर्फ एक सेक्शन आएगा और इसमें हमारे पास 30 से 36 के सेक्शंस कवर होंगे। तो हम सबसे पहले स्पेसिफिक डिडक्शंस को कवर कर रहे हैं। अब इसके अंदर रेंज बहुत बड़ी है, अब इसमें रेंज बहुत बड़ी है। अब ये रेंज बड़ी होने का मतलब इसमें बहुत सारे सेक्शंस कवर होते हैं, बहुत सारे। लेकिन अब एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट है, हम सेक्शन नंबर 30, सेक्शन नंबर 31 और सेक्शन नंबर 32, ठीक है, हम इसको फोकस करने की कोशिश करेंगे। जिसमें सेक्शन 30 बहुत सिंपल है, 31 बहुत सिंपल है, पर 32 बहुत वास्ट है, इसमें टाइम लगेगा। सेक्शन 32 बेसिकली होता है डेप्रिसिएशन के लिए। अब ये जो डेप्रिसिएशन का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो हमें इसके ऊपर विशेष तौर पे ध्यान देना होगा कि सेक्शन 32 आखिर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, अब देखिए हम सेक्शन 30 से स्टार्ट करेंगे। अब सेक्शन 30 के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक आएगा वो है डिडक्शन ऑलबिटी का सबसे पहला सेक्शन। देखिए मैंने आपको बेसिक में ही सबसे पहले समझाया था, वो ये समझाया था कि चाहे कुछ भी हो, हम जब भी पीएल के डेबिट साइड में जाएंगे और पीएल के डेबिट साइड में हमें किसी भी खर्चे का डिडक्शन जब लेना होता है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा, क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो खर्चे का डिडक्शन लेना चाह रहे हैं उसका नाम सेक्शन 32, 31 के अंदर किसी न किसी एक सेक्शन के अंदर डेफिनेटली कवर होना चाहिए। एक मिनट में इसको बंद ही कर देता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया इस बात। ओके, देखिए अब हुआ ये कि जब मैं 30 से 37 के सेक्शंस की बात करता हूं तो मुझे ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये सेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें जो खर्चों के नाम लिखे हैं मैं उन खर्चों को ध्यान से देखूंगा और उस खर्चे को जब मैं पीएल के डेबिट साइड में लेके जाऊंगा तो मैं उन सेक्शंस का रेफरेंस दूंगा। अब सेक्शन 30 सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सेक्शन 30 ने यहाँ पे कहा है, 4 खर्चों के नाम दिए। सेक्शन 30 कहता है अगर आप रेंट पे करते हैं किसी बिल्डिंग के ऊपर, आप किसी बिल्डिंग पे रिपेयरिंग करते हैं, आप किसी बिल्डिंग पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं और आप किसी बिल्डिंग पे अगर टैक्सेस वगैरह पे करते हैं तो ये चारों खर्चे आपको मिलेंगे, बशर्त ये चारों खर्चे बिल्डिंग पे हो रहे हैं। तो रेंट, rates and taxes, insurance premiums and repairing expense. These expenses when I been incurred on any building और इस बिल्डिंग को आप अपने बिजनेस प्रोफेशन में काम में लेते हैं तो डेफिनेटली ये आपके बिजनेस के खर्चे हैं और आप इन खर्चे को सेक्शन 30 का नाम लेके पीएल में डेबिट हो सकते हैं। तो देखिए सेक्शन 30 खुद कह रहा है कि बिल्डिंग पे दिया जाने वाला रेंट हमारा नाम लेके डेबिट कर दीजिए, बिल्डिंग पे होने वाले रिपेयरिंग के खर्चे हमारा नाम लेके डेबिट कर दीजिए, बिल्डिंग पे होने वाले इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा हमारा नाम लेके डेबिट कर दीजिए, और अगर बिल्डिंग पे कोई रेट्स एंड टैक्सेस यानी म्युनिसिपल टैक्स वगैरह अगर आपने दिया है तो हमारा नाम लेके डेबिट हो जाएगी। तो सेक्शन 30 ने इन 4 खर्चे को कंसिडर किया है, लेकिन ये चारों खर्चे सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के ऊपर होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं अगर हम नोट्स वाइज बात करें तो नोट्स में देखिए सेक्शन 30 की अगर बात करें सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो 30 में यहाँ पे हमारे सामने रेंट, रिपेयर्स, रेट्स एंड टैक्सेस और इंश्योरेंस, तो सेक्शन 30 की बात हो रही है। तो सेक्शन 30 स्पेसिफिकली बिल्डिंग के ऊपर कहता है, बिल्डिंग के ऊपर जब हम ये खर्चे करते हैं तो हमें डिडक्शन मिलेगा। अब बिल्डिंग सपोज आपकी खुद की है तो रेंट का खर्चा तो होगा नहीं, तो बचे तीन तीन तो हो ही सकता है। तो ये देखना होगा कि आपने आपके बिजनेस में आने वाली यूज आने वाली बिल्डिंग उसके ऊपर कौन कौन से खर्चे किए हैं।
अगर इन 4 में से कोई खर्चा किया है तो बेशक आप उन खर्चे को लेके जाइए, पीएनएल के डेबिट साइड में डेबिट कर दीजिए। आप रेफरेंस में किसका नाम बोलेंगे? सेक्शन 30। ध्यान दीजिएगा, आपका मन कर रहा है कि एक खर्चा हुआ है, उस खर्चे को मैं पीएनएल के डेबिट साइड में डाल दूं क्योंकि ये बहुत बिजनेस से रिलेटेड खर्चा और लॉजिकल है और बहुत सही खर्चा है, लेकिन आपके ये सोचने और विचारने से कुछ नहीं होगा तब तक जब तक आपके पास कोई रेफरेंस वाला सेक्शन नहीं हो, और सेक्शन भी 30 से 37 के अंदर होना चाहिए। सेक्शन 30 से 37 का कोई सेक्शन आपको उठाना है और उसका नाम लेके आपको डेबिट होना है, और आप उस सेक्शन का नाम लेके डेबिट तभी कर पाओगे जब आपने वो सेक्शन खोल के पढ़ रखा है। उस खर्च सेक्शन के अंदर आपके उस खर्चे का जिक्र किया होगा। अगर आपने जो भी खर्चा किया उस खर्चे का जिक्र उसके बारे में बता रखा है उस सेक्शन के अंदर, तो जाके आप उस सेक्शन का नाम लेके पीएल में डेबिट हो पाओगे, वरना कैसे होंगे? तो ये बात आपको दिमाग में परमानेंटली फिट करनी है। तो जैसे अभी मैंने कहा कि ये 4 खर्चे अगर मैं कभी करता हूं बिल्डिंग के ऊपर और ये बिल्डिंग मेरे बिजनेस में काम में आ रही है, तो डेफिनेटली मैं इन खर्चों को पीएल में डेबिट कर दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? गुड मॉर्निंग जयश्री। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कई बार ऐसा होता है लोगों के मन में आता है कि सर बिल्डिंग का मालिक अगर मैं हूं तो मुझे तो रेंट देना नहीं पड़ेगा, पर अगर मैं किराए पे लेता तो मुझे रेंट देना पड़ता। तो ये तो काल्पनिक बात हो गई, नोशनल हो गया, हुआ नहीं है। अगर होता तो ये जो नोशनल वाली चीज है ना, वो जब तक एक्ट नहीं बोलेगा आप मान नहीं सकते। एक्ट ने इसको नोशनल कंसिडर करने से मना कर दिया, तो आप इस तरह के नोशनल खर्चे कभी नहीं लोगे। आपके खर्चे रियल होने चाहिए, एक्चुअल होने चाहिए। अगर ये खर्चे नोशनल वे में आप सोच रहे हो तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि सेक्शन 30 में नोशनल खर्चों की कोई जगह नहीं है, वहां पे सिर्फ रियल एस्टेट खर्चों की जगह है। इस बात का भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 31 की तरफ। अब 31 क्या है? 31 कहता है, अगर जैसे बिल्डिंग था 30 में तो बिल्डिंग को हाईलाइट किया, अब यहाँ पे बिल्डिंग नहीं, 31 के अंदर प्लांट एंड मशीनरी को हाईलाइट किया और फर्नीचर को हाईलाइट किया। तो जब आप प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर के ऊपर कौन से खर्चे करते हैं? अब यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे खर्चे सिर्फ 2 हो गए। कौन से? एक तो रिपेयर और एक इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी 2 खर्चे में से रिपेयरिंग का खर्चा तो वहां पे भी था, यहाँ पे भी है, इंश्योरेंस प्रीमियम वहां पे भी था, यहाँ पे भी है। तो 2 खर्चे कौन से हट गए? रेंट हट गया और टैक्सेस एंड रेट्स एंड टैक्सेस हट गया। देखिए, बिल्डिंग के ऊपर आमतौर पे म्युनिसिपल टैक्स वगैरह लगता है, हम जानते हैं। प्लांट मशीनरी फर्नीचर पे म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह नहीं लगते, तो इसलिए उसका हटना तो लॉजिकल था। लेकिन रेंट तो प्लांट मशीनरी फर्नीचर पे लग ही सकता है, तो रेंट का नाम यहाँ पे नहीं दिया, तो हम रेंट को कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब अगर मैं कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद के मतलब किराए पे लाता हूँ और उस पर जब मैं रेंट पे करता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार ये प्लांट एंड मशीनरी तो मेरे बिजनेस में काम में आ रही है, मैं रेंट पे लाया हूँ, तो इसका रेंट का खर्चे का डिडक्शन तो मुझे लेना चाहिए, मैं पीएन में जाकर डेबिट हो रहा हूँ। तो डेबिट होंगे तो नाम किसका लोगे? 31 का नाम ले ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 31 में सिर्फ रिपेयर्स और रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस का नाम लिखा हुआ है, रेंट का नाम नहीं लिखा हुआ है। देखते हैं, 31 नहीं लिखा तो आगे कोई सेक्शन कहेगा। मैं अभी तक हार नहीं मान रहा कि यार रेंट ना का नाम लिखा ही नहीं, तो रेंट तो मैं डेबिट कर ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप रेंट को डेबिट करोगे जब आपको कोई सेक्शन 30 से 37 का मिलेगा। अभी 30 से 37 सेक्शन खत्म नहीं हुआ है, अब तो सिर्फ 31 पढ़ा आपने। अब 30 में भी बिल्डिंग का नाम लिखा है, तो 30 का नाम लेके आप प्लांट एंड मशीनरी पे दिए जाने वाले रेंट को डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि 30 में बिल्डिंग पे दिए जाने वाला रेंट का नाम लिखा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर पे दिए जाने वाला रेंट का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो मैं 30 का नाम यूज नहीं कर सकता। जब मैं प्लांट एंड मशीनरी को किराया दे रहा हूँ, उस प्लांट एंड मशीनरी पे जब किराया दूंगा तो उस किराए को मुझे पीएल में डेबिट करना है, मैं 30 का नाम नहीं ले सकता, 31 का भी नहीं ले सकता, क्योंकि उसमें उसका नाम लिखा हुआ नहीं। अब 32, 32 AD, 33, 34, देखते हैं आगे कोई ना कोई सेक्शन तो होगा, और अगर कोई भी सेक्शन नहीं मिला तो मैं इस रेंट को डेबिट नहीं कर पाऊंगा। अब आपको सुन के अजीब लगे, बुरा लगे, सही नहीं लगे, उसमें ना तो आपकी चलेगी ना मेरी चलेगी। एक्ट ने जो नियम बनाया हमें उसका हिसाब से चलना है। तो बहुत बार ऐसी प्रोविजंस, ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, हमें सही नहीं लगती, लेकिन आपके सही लगने नहीं लगने या मेरे सही लगने नहीं लगने से कुछ नहीं होना है। जो एक्ट के नियम है, जो प्रोविजंस है, हमें उस पे जाना है, वो जो कहेगा हमें वही बात माननी। और उन्होंने रूल बना दिया है कि कोई भी खर्चे को डेबिट करोगे तो सेक्शन 30 से 37 का रेफरेंस होना चाहिए, मतलब आपके खर्चे के बारे में जिक्र किया होगा 37 के अंदर। अब यहाँ पे सिर्फ 31 के अंदर 2 ही खर्चे का रेफरेंस दिया गया है, एक तो रिपेयर और एक इंश्योरेंस प्रीमियम। तो अगर आप रिपेयर करते हैं या इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो आपको उसका डिडक्शन जरूर मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? इसमें किस तरह का कोई डाउट? ओके, तो अगर ये चीज समझ में आ गई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ये खर्चा प्लांट एंड मशीनरी और आपके फर्नीचर के ऊपर था। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा आता है सेक्शन 32, डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैं आप लोगों से एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। देखिए, क्योंकि ये पूछने से मुझे एक बात समझ में आ जाएगी कि आप क्या जानते हैं, और आप फटाफट लिख के मुझे बताइए डेप्रिसिएशन के बारे में आप क्या जानते हैं। आपने 11th में पढ़ा, आपने 12th में पढ़ा,
आपने डेफिनेटली, आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा ही होगा। तो अभी तक जितना पढ़ा है आपने, और इनफैक्ट अभी जो आप फाउंडेशन लेवल, सॉरी इंटरमीडिएट लेवल की जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी आपने जो पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि बेसिकली आपका डेप्रिसिएशन क्या है। तो व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन, बताइए फटाफट। यस फ्रेंड्स, बताया, वेरी गुड। जयश्री कहती है नॉर्मल वेर एंड टेयर, शुभा कहती है रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ असेट, प्रियंका कहती है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। ठीक है, देखिए नॉर्मल वेर एंड टेयर, जयश्री आपने जब ये लिखा नॉर्मल वेर एंड टेयर, तो नॉर्मल वेर एंड टेयर का मतलब क्या होता है मैं वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन अगर आपने लिखा और आपको इसका मतलब पता है तो बहुत अच्छी बात है। वरना क्या होता है, हमें एक कई बार डेफिनेशन की लैंग्वेज पता होती है, हम यूज कर लेते हैं। तो अब जैसे बहुत ही कैजुअल आंसर, बिल्कुल अच्छा, मतलब एक सिंपल लॉजिकल आंसर दिया है शुभा आपने भी, कि रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ असेट, टाइम वैल्यू इज इंक्रीजिंग एंड असेट विल बी डिक्रीजिंग। शुभा ये टाइम वैल्यू इज इंक्रीजिंग, अब इसमें टाइम वैल्यू क्यों इंसर्ट कर रहे हो? देखिए ये भी कोई मतलब नहीं रहा, टाइम वैल्यू एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एस्पेक्ट है, टाइम वैल्यू को भी यहाँ पे नहीं देखना है। हाँ प्रियंका, बहुत सिंपल सा आंसर आपने, पर बहुत अच्छा आंसर दिया, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ असेट। और शुभा आपने भी जो कहा रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ असेट, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। मैं जयश्री आप पे आता हूँ नॉर्मल वेरेंटर पे। देखिए अब ओवरऑल आपने ये जो आंसर्स दिए अकाउंटिंग से मैच करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब इस बात को समझना, डेप्रिसिएशन एक सिंपल सा कंसेप्ट है जहां पे ये कहता है आपकी असेट की वैल्यू रिड्यूस करना। देखिए एक बहुत बेसिक चीज है, हम जब कोई कैपिटल असेट खरीदते हैं तो हम उसको पीएल में डेबिट नहीं करते। ठीक है, अगर एक असेट है 5 लाख रुपए की, अगर आप 5 लाख रुपए की असेट को पूरे को पीएल में डेबिट कर दोगे तो एक झटके में बहुत बड़ा लॉस बुक हो जाएगा। और हम जानते हैं हमारा पीएनएल जो बनता है वो 1 साल का बनता है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जितनी भी इनकम वहां पे आती है वो 1 साल के अंदर आने, मतलब 1 साल के टाइम पीरियड में आने वाली इनकम, और एक्सपेंस भी वही होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल के अंदर अंदर हो। जिस एक्सपेंस की लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है तो हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट नहीं करते, उसको कैपिटलाइज कर देते हैं और बैलेंस शीट में शो करते हैं, और फिर बैलेंस शीट में से धीरे 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 करके हम उसको पीएल में राइट ऑफ करते हैं। तो हम इतने बड़े एक्सपेंडिचर को एक साथ पीएल में बुक नहीं करके थोड़ा थोड़ा करके बुक करते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अब क्या होता है, जब हम कोई कैपिटल असेट जो हमने बैलेंस शीट में दिखा रखी है, उसको जब धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे, तो जब राइट ऑफ करेंगे तो पीएल में जब डेबिट करेंगे तो बगल में नाम क्या लिखेंगे पर्टिकुलर में, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं, डेप्रिशिएट इटसेल्फ मींस रिड्यूसिंग समथिंग। हम किसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं, हम असेट को डेप्रिशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेप्रिशिएशन का मतलब रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ असेट, यहां तक तो बहुत ठीक है। नॉर्मल वेर एंड टेयर, अब देखिए अब पॉइंट ये आता है, नॉर्मल वेर एंड टेयर जो जैसे आपने कहा, वो क्यों कहा, आपने कहा सही है, पर वो क्यों लिखते हैं हम ऐसे डेफिनेशंस में, वो भी ध्यान दे दीजिए। देखिए होता क्या है, जब हम असेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक ये भी आता है कि सर आज तो हमने असेट खरीदा जिसकी कीमत 5 लाख है, लेकिन 1 साल बाद इसकी कीमत 5 लाख नहीं होने वाली, इसको मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा तो शायद 3 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख नहीं आएंगे, तो ये वैल्यू में कमी क्यों आई?
हम पूछेंगे ना कि भाई 5 लाख अभी तो खरीदी 1 साल पहले, और 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि इसकी वैल्यू 5 लाख की जगह पे अब कितनी आ गई, 4 लाख, ऐसा क्या हो गया, वैल्यू में कमी क्यों आई? तो व्हेन वी फाइंड आउट द रीजन व्हाई द वैल्यू ऑफ एसेट इज बीन रिड्यूस, तो ये जो रीजन जब ढूंढते हैं तो रीजन की भंडार हो जाती है हमारे सामने, ये भी रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन, उनमें से एक रीजन आता है वेर एंड। तो वेर एंड टेयर इज नॉट द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, वेर एंड टेयर इज द वन ऑफ द रीजन फॉर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। आई होप जयश्री आपको ये बात समझ में आ गई। तो अगर कोई पूछे डेप्रिसिएशन क्या है, तो सिंपल ये कहना है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट इज बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स देन इट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स, किस बेसिस पे ये वैल्यू रिड्यूस होती है, ऐसे क्या कारण हो गए जिसकी वजह से ये एसेट की वैल्यू रिड्यूस हुई है, ठीक है ना। तो इस पे भी हम आते हैं, एक सेकंड होल्ड करना सर आप लोग। ओके, रियली सॉरी फॉर टुडे, थोड़ा सा कुछ कोई ना कोई आ रहा था तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्क था। चलिए, अब देखिए, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, जयश्री आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी। तो नॉर्मल वेर एंड टेयर इज द वन ऑफ द रीजन बिकॉज ऑफ विच द वैल्यू ऑफ एसेट इज बीन रिड्यूस। अब ये वेर एंड टेयर का मतलब क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं गिसावट। देखिए होता है ना, हम लोग कई बार कहते हैं कि यार तूने तो ये एसेट, तूने ये चीज को तो इतना घिस दिया कि पूछ मत, अब तो ये चेंज कर, तो कोई दूसरी चीज लेके आ। जैसे कपड़े पहन पहन के तूने घिस दिए, तूने गाड़ी चला चला के घिस दी। तो ये जो घिसावट वर्ड है वो वहीं से आता है कि हम यूज करते जाते हैं जब चीजों को, तो वो चीजें घिसती जाती है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल वेर एंड टेयर, हिंदी में बोलेंगे तो घिसावट। तो द मोमेंट व्हेन वी यूज द एसेट, तो एसेट यूज होते 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 घिसने लग जाती है। तो नॉर्मल वेर एंड टेयर भी एक कारण है कि जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू में कमी आती है। दूसरा कारण क्या होता है, ऑब्सोलेंसेस। ऑब्सोलेंसेस मतलब आउटडेटेड हो जाना। मतलब जब हमने एसेट ली थी तब की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो बेस्ट था, पर अब क्या हुआ, अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है और अब ये आउटडेट हो गई है, तो अब ये पुराने फैशन में जा चुका है। तो ऑब्सोलेंसेस भी एक वजह होती है। फिर होता है लैप्स ऑफ टाइम, आपने एसेट को यूज नहीं किया, टेक्नोलॉजी भी वहीं की वहीं है, लेकिन समय बीत गया। तो क्या होता है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि देखो, जैसे मान लीजिए आज एक नया मॉडल आया किसी टीवी का, मैंने अभी तक उसको बैक में मतलब बॉक्स में से निकाला भी नहीं है, यूज भी नहीं किया, और अभी भी मार्केट में ये टेक्नोलॉजी वाली टीवियां चल रही है, लेकिन ये मैंने खरीदा था 6 महीने पहले, और आज 6 महीने बाद जब मैं किसी को देने जाऊंगा तो बोलेगा 6 महीने हो गए, खरीदे 6 महीने पहले था और अभी 6 महीने बाद आप बेच रहे हो। तो भी समय बीतने पे भी अपने आप थोड़ी बहुत वैल्यू कमी होती है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से असेट की वैल्यू में कमी आती है। लेकिन इनकम टैक्स की अपनी एक अलग सोच है, इनकम टैक्स की अपनी एक अलग सोच है। इनकम टैक्स कहता है यहाँ पे कि हमारे लिए डेप्रिसिएशन तभी कंसिडरेबल होगा जब वो यूज होगा, यानी गिसावट होगी। तो वो यूज के अलावा दूसरे किसी फैक्टर को देखता ही नहीं है। ये आपको समझ में आएगा तब जब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे, और जब खत्म करेंगे तब आपको लगेगा हाँ सर, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन के जो कंडीशंस हैं, उन कंडीशन को देखने के बाद तो ये साफ हो गया कि ये सिर्फ यूज को ही कंसीडर करता है और बाकी किसी चीज को कंसीडर नहीं करता। मतलब अगर आप बोल दो कि मैंने एसेट को यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको पड़े रखा, या टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, या ये हो गया इसलिए वैल्यू में कमी आई, वो बोलेगा हम नहीं मानते, हम तो सिर्फ एक ही चीज को मानते हैं, यूज। अगर आप यूज करोगे तो डेप्रेशन मिलेगा, यूज नहीं करोगे तो डेप्रेशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। इनकम टैक्स फिर काय का वैल्यू कमी, इनकम टैक्स की सोच ही ऐसी है। तो इनकम टैक्स सोच को हम नहीं बदलेंगे, हम तो उसकी सोच को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको समझने चाहते हैं कि वो क्या क्या सोच के बैठा है। तो इनकम टैक्स में ऐसी कई सारे पॉइंट्स आएंगे जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिलहाल तो डेप्रिसिएशन के बारे में हम सिर्फ इतना कहेंगे कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिड्यूसिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स, और ये नंबर ऑफ फैक्टर्स में से एक फैक्टर होता है यूज, जिसको हम बोलते हैं वेर एंड टेयर भी बोलते हैं। चलिए, तो अब इसमें कुछ बातें हैं जो नोट्स में लिखी है, उसको पहले एक बार ध्यान से देख ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसमें लिखा है सबसे पहले, क्लेमिंग अ डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी। बिल्कुल 100% कंपलसरी है। इनकम टैक्स बोलता है आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं कि मैं क्लेम नहीं करूँ। अगर आप पीएनएल डेबिट नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी एसेट की वैल्यू तो रिड्यूस होनी होनी, डेप्रिसिएशन तो होगा ही होगा, उसका डिडक्शन लेना नहीं लेना आपके ऊपर है।
पर डेप्रिसिएशन तो काउंटेबल है। आपकी एसेट 1 लाख रुपए की और आप कहते हो नहीं इस साल में 10% की रेट है सब डेप्रिसिएशन की, आप सोच कहते हो कि नहीं इस साल मुझे 10% डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना है, मैं अगले साल माइनस करूंगा, और अगले साल आप 1 लाख पे 10% लेना चाहते हो, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप 1 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन 10% लीजिए, कितनी आई वैल्यू, डब्ल्यूडी वैल्यू 90,000। अब अगले साल आपको 90,000 पे 10% लेना पड़ेगा, और इस साल जब आपने 1 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन निकाला, ये 10,000 आप पीएल में डेबिट करो ना करो ये आपकी इच्छा, पर असेट तो डेप्रिशिएट होना ही होना है। अगले साल आप बोलोगे कि सर मैं तो डेप्रिसिएशन लिया ही नहीं था तो मैं तो 1 लाख पे ही डेप्रिसिएशन लूंगा, नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी, ईच एंड एवरी ईयर इट विल बी कैलकुलेटेड। सेकंड पॉइंट इज दैट कि टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन ऑफ 10,000 ऑफ डेप्रिसिएशन जो आपने अभी निकाला था, वो आपकी चॉइस, डेबिट करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो भी कोई बात नहीं, इनकम टैक्स को नुकसान नहीं हो रहा है उसमें। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स कहता है कि अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करोगे तो प्रॉफिट बढ़ा रहेगा, हमें ज्यादा टैक्स मिलेगा, और क्लेम करोगे तो आपका हक है, वो तो आपको लेना ही था, तो लो या ना लो ये आप चॉइस, लेकिन डेप्रिसिएशन होगा जरूर असेट के ऊपर। क्या ये बात समझ में आई सबको? बताइए प्लीज, रिप्लाई फास्ट। जयश्री, शोभा, प्रियंका, बताए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बोलिए। ओके प्रियंका, जयश्री, ठीक है। शोभा, आपको भी क्लियर हुआ? ओके फाइन। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं प्योरली डेप्रिसिएशन को कैसे पढ़ा जाएगा। तो डेप्रिसिएशन को पढ़ने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, मैं एक एक करके आपको नोट्स में बताता हूँ डेप्रिसिएशन हमें कितने पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। चलिए, मुझे लग रहा है आज ये राइटिंग पैड हम लोग खोल नहीं पा रहे हैं, इसमें बार बार एरर आ रही है। कभी कभी टेक्नोलॉजी भी ऐसी हो जाती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, बार बार ब्लिंक हो रहा है। देखते हैं, कोशिश करते हैं चल जाए बराबर से तो ठीक, अदरवाइज नोट से ही हम काम चलाएंगे। कुछ चीज़ें होती है जिसमें मुझे लगता है कि लिख के बताने में ज़्यादा सहूलियत रहती है, स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए हमें ये सब चीज़ें यूज़ करनी है। आज वाकई में ये थोड़ा प्रॉब्लम कर ही रहा है। लेट्स सी, इसका तोड़ निकालते हैं। रुकिए, 1 मिनट और दीजिए मुझे। कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है इसमें, कुछ तो बग आया है, बार बार ये पॉपअप हो रहा है ऊपर। जस्ट 1 मिनट मोर। अब मुझे नहीं लगता कि ये आज ढंग से चल पाएगा। दूसरा ऐप, दूसरा खोलते हैं। नोट वन नहीं खोल के कोई और ऑप्शंस होंगे उस पे जाते हैं। जस्ट गिव मी 1 मोर मिनट। नोटबुक प्रो पे आते हैं। चलिए,
आई एम रियली सॉरी फॉर टुडे, दैट इज आज कुछ ना कुछ यहाँ पे राइटिंग पैड पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, वो बार बार अपने आप लिंक्स खुल रही हैं, पॉपअप हो रहा है। आई थिंक यहाँ पे अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी, न्यू पेज। फाइन, नाउ लेट मी ट्राई ओवर हियर। देखते हैं यहाँ पे ये सही चल जाए। ओके okay. अब देखिए, हमने डेप्रिसिएशन की जब बात करी, तो डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 कवर होता है, ये बात हम सब जानते हैं, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन में क्या होता है, हमारे पास जो टॉपिक है, हमारे पास अलग अलग टॉपिक है। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा नॉर्मल डेप्रिसिएशन। ये हमारे लिए एक अलग टॉपिक, बिल्कुल हमने सेग्रीगेशन कर दिया। अब मैं बता रहा हूँ मैं सेग्रीगेशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे तो आपके दिमाग में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये है नॉर्मल डेप्रिसिएशन, और एक आएगा हमारे पास एडिशनल डेप्रिसिएशन। नॉर्मल डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को आपस में इंटरलिंक करने की जरूरत नहीं है जब तक बोला नहीं जाए। तो फिलहाल नॉर्मल डेप्रिसिएशन पे फोकस करना है। अब ये जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है, इस नॉर्मल डेप्रिसिएशन के अंदर हमें अलग अलग पार्टीशंस मिलेंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमें एक तरह से हम कह सकते हैं स्टेज नंबर 1 पहले स्टेज पे जाना है, फर्स्ट स्टेज के बाद हमें सेकंड स्टेज पे जाना है, और सेकंड स्टेज जब पूरा हो जाएगा तब हमें थर्ड स्टेज पे जाना है। देखिए, नोट्स में सारी चीजें हैं, लेकिन नोट्स को पढ़ने के पहले अगर आपने ये समझ लिया है तो आपको नोट्स बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब देखिए, स्टेज नंबर 1, इसमें हम बोलते हैं क्वालिफाइंग स्टेज। अब क्वालिफाइंग स्टेज का मतलब क्या होता है कि आप सबसे पहले यहां आओगे अपनी एसेट को लेके, अगर आपकी एसेट क्वालिफाई हो जाती है तो आप आगे बढ़ोगे। देखो, डेप्रिसिएशन लेने के लिए सबसे पहले एसेट का क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी एसेट क्वालिफाई नहीं होगी, आप डेप्रिसिएशन आगे क्लेम नहीं कर पाओगे। एक तरह से ये कह सकते हो आप, ये एक तरह से प्री रिक्विजिट है टू क्लेम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लेना है तो पहले आपको क्वालिफाई होना जरूरी है, ठीक है। दिक्कत तो इसमें भी आ ही रही थोड़ी थोड़ी, पर इट इज मैनेजेबल। अब सेकंड, दैट इज कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। अब आपको पता चल गया कि भाई हाँ, कि आपकी जो असेट है वो क्वालिफाई हो रही है डेप्रिसिएशन के लिए, तो अब आप उस असेट से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, आप सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, और जब सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा जाएगी तो फिर आप थर्ड स्टेज में क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो देखिए, आप कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने की जल्दबाजी नहीं करनी है, वो सबसे आखिरी वाले पार्ट में आएगा, थर्ड पार्ट में। उसके पहले आपको पहले असेट को क्वालिफाई करना होगा, और असेट क्वालिफाई हो जाएगी उसके बाद आपको उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है, और इंफॉर्मेशन निकल जाएगी उसके बाद आपको उसका डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है। तो ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। तो तीन चीजें जो आपको ध्यान देनी है, सबसे पहली चीज है आपको, दैट इज असेट को क्वालिफाई करवाना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो भी असेट क्वालिफाई हो उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, और फिर लास्ट में कंप्यूटेशन। अब मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे क्वालिफाइंग स्टेज में हमारे पास फॉलोइंग कंडीशंस हैं। फॉलोइंग कंडीशंस, जो असेट ये कंडीशंस पूरी कर लेता है उन्हीं असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो पहली कंडीशन आती है दैट इज ओनरशिप की, ओनरशिप ऑफ असेट, इसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरी कंडीशन आती है रिगार्डिंग दैट इज ओनरशिप के बाद के यूज ऑफ असेट, असेट का यूज होना चाहिए। अब ये यूज दो तरह के होते हैं, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। एक्टिव यूज अलग होता है और पैसिव यूज अलग होता है। फिर तीसरा जो कंडीशन होती है वो है यूज ऑफ असेट फॉर ओन बिजनेस, खुद के बिजनेस में यूज होना चाहिए, फॉर ओन बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन जो आती है, फोर्थ कंडीशन आती है दैट इज असेट
should not be covered assets should not be covered in negative list. अब ये नेगेटिव लिस्ट क्या है? तो नेगेटिव लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें ये बताया गया है कि अगर आपकी एसेट इस लिस्ट में आती है तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, यू कैन नॉट क्लेम द डेप्रिसिएशन। तो ये चार कंडीशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ओनरशिप ऑफ असेट, दूसरी है यूज ऑफ असेट, तीसरा है यूज ऑफ असेट फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, और चौथा है असेट शुड नॉट बी कवर्ड इन नेगेटिव लिस्ट। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। अब ये चारों कंडीशन अगर आप फुलफिल कर लोगे तो आपको माना जाएगा कि आपकी एसेट क्वालिफाई है। अब ध्यान से सुनना, सपोज एक बिजनेसमैन है, उसके पास 10 असेट्स। अब वो 10 असेट्स की जब बात होती है तो 10 असेट्स के रिगार्डिंग आपको डेप्रिसिएशन तभी मिलेगा जब आप उसको क्वालिफाई करोगे। तो सबसे पहले आपको क्वालिफाई करने के बारे में सोचना। अब क्वालिफाई हो जाएगा अगर ये चारों कंडीशन पूरी करने के बाद, फिर आप सेकंड स्टेज में जाओगे और आप उस असेट से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन लेके आओगे, और जब इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो जाएगी उसके बाद आप थर्ड स्टेज पे जाओगे और फिर आप कंपटीशन के बारे में सोचोगे। अब मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से सुनना, जब मैं बात करता हूँ क्वालिफाइंग की और मैं मानता हूँ कि असेट्स क्वालिफाई हो गई, असेट क्वालिफाई हो जाने के बाद रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन में मुझे क्या ढूंढना है? मुझे इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है। तो वो पहली इन्फॉर्मेशन मेरी क्या होगी? वो होगी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट, मुझे ये ढूंढना है कि मेरी असेट की एक्चुअल कॉस्ट क्या है, और ये मुझे ढूंढने को मिलेगा 43 सबसेक्शन 1 के अंदर और उसके एक्सप्लेनेशन। तो मैं एक्चुअल कॉस्ट पे फोकस करूंगा कि मेरी असेट की एक्चुअल कॉस्ट क्या है, बिकॉज आप जानते हैं बिना कॉस्ट के तो हम डेप्रिसिएशन निकाल नहीं पाएंगे। फिर दूसरी चीज जो मैं ढूंढूंगा वो ढूंढूंगा पीरियड ऑफ यूज। मेरी असेट का पीरियड ऑफ यूज कितना है, मैं ये देखूंगा। और तीसरी चीज जो मैं ढूंढूंगा वो है दैट इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। मुझे डेप्रिसिएशन की रेट भी अगर पता चल जाए तो अच्छी बात है। तो दो तीन चीजें मुझे यहाँ ढूंढनी है कि मेरे एसेट की दैट इज एक्चुअल कॉस्ट क्या है, उसका पीरियड ऑफ यूज क्या है, और उसके बाद उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। अब ये तीनों इंफॉर्मेशन ढूंढने के बाद मैं मूव करूंगा नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। और जब मैं कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन की तरफ जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक चीज देखनी है। वो क्या देखनी है? मुझे ये देखना है कि यहाँ पे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन कितने हैं। तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की अगर बात होती है तो यहाँ पे मुझे ये बात पता है कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है WDV और एक होता है SLM। लेकिन WDV और SLM के बारे में मैं अभी क्यों सोचूंगा? क्योंकि ये तो थर्ड स्टेज का पार्ट है। मुझे अभी क्या सोचना है कि मेरी एसेट क्वालिफाई हो रही कि नहीं। फिर मुझे देखना है कि जो एसेट क्वालिफाई हो गई तो मुझे उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो गई, अब मैं जाके कंपटीशन में जाऊंगा और देखूंगा कि मेरे पर मेथड कौन सा लग रहा है। हो सकता है मेरे पे WDV मेथड लगे, हो सकता है मेरे ऊपर SLM मेथड लगे। तो जो भी मेथड मेरे पे लग रहा है वो मेथड के हिसाब से मुझे कैलकुलेशन करना होगा। पर फिलहाल ये मेथड्स की बात बाद में होगी, पहले आते हैं क्वालिफाइंग स्टेज पे। तो देखिए जब असेट्स को क्वालिफाई करना है तो क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले यूज करना है दैट इज जस्ट अ मिनट। ओके, तो देखिए अब असेट को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहली चीज मेरी है दैट इज मैं यूज करूंगा यहाँ पे दैट इज मेरा ओनरशिप। ओनरशिप ऑफ असेट मेरा क्या है? कैसे पता चलेगा कि मैं इस असेट का ओनर हूं कि नहीं हूं? तो देखिए यहाँ पे अगेन जो बातें आती हैं वो क्या बातें हैं वो ध्यान रखो कि जब आप कोई एसेट खरीदते हो तो एसेट खरीदने के बाद आपके पास एक लीगल ओनरशिप आती है और पोजीशन आता है। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिसको बोलते हैं लीगल टाइटल एंड पोजीशन। जब पोजीशन और टाइटल दोनों आ जाते हैं तो हम ये मानते हैं कि आप पूरी तरह से इस एसेट के ओनर हो। अब डिपेंड करता है एसेट मूवेबल है कि इमूवेबल है, और बहुत सारी एसेट्स ऐसी भी होती हैं कि मूवेबल इमूवेबल के बाद उसमें एक थर्ड फैक्टर और जुड़ जाता है रजिस्ट्रेशन। जैसे कि मकान है तो मकान इमूवेबल है लेकिन उसकी जब तक रजिस्ट्री नहीं होती तब तक आप लीगल ओनर नहीं बनते। उस तरह से कार ये मूवेबल एसेट है लेकिन उसका भी आरटीओ में जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा आपके पास ओनरशिप पूरी तरह से नहीं आती है। तो ये एक जनरल टर्म्स की बात हो रही है। तो ओनरशिप भी अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर जब रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे कुछ बातें एक्ट ने बहुत क्लियर कर दी। एक्ट ने कहा आपके पास असेट की ओनरशिप होनी चाहिए, ये प्रूव करो। अब जब हम ये प्रूव करने जाते हैं तो हमारे पास डेफिनेटली टाइटल्स होंगे, पोजीशंस होंगे, हम इसे प्रूव करेंगे। लेकिन एक्ट ने साफ कह दिया कि जहां रजिस्ट्रेशन की बात आती है कि आपके पास ओनरशिप तभी मानी जाएगी जब रजिस्ट्रेशन होगा, तो इनकम टैक्स में ऐसा कोई फंडा नहीं। इनकम टैक्स कहता है रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, इट डजंट मैटर एट ऑल। जैसे मैंने यहाँ पे कोई कार खरीदी, अब कार खरीदी, कार का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ आरटीओ में, फिर भी मैं कार का मालिक माना जाऊंगा। मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं तो भी देन टू आई एम ओनर।
मुझे सिर्फ कार का जो इनवॉइस देखना पड़ेगा कि जब मैंने खरीदा उसको तो वो इनवॉइस मेरे नाम पे है, पोजीशन है कार का, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई कर दिया, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के अप्लाई किए आपको कार बाहर मार्केट में चलाने मिलती नहीं है, तो आपने अप्लाई कर दिया, रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे अभी तक नहीं हुआ तो भी चलेगा, इट इज वैलिड, इट इज वैलिड, आप असेट के ओनर माने जाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि सपोज मैंने कोई गाड़ी खरीदी पर वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो है दैट इज ओनरशिप मेरी है, मेरे नाम पे गाड़ी खरीद ली मैं सब कुछ, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन की बारी आती है तो रजिस्ट्रेशन मैंने मेरे नाम पे नहीं, मैंने किसी थर्ड पर्सन के नाम पे किया, क्योंकि मुझे पता है गाड़ी तो वही चलाएगा, तो उसी के नाम पे रजिस्ट्रेशन करा दो, तो रजिस्ट्रेशन मैंने उसके नाम पे करा दिया तो भी चलेगा। प्रूव ये करना है कि कौन ओनर है, और प्रूव रजिस्ट्रेशन से प्रूव ओनरशिप प्रूव नहीं हो रही है, टाइटल से प्रूव होती है कि ओनर कौन। ये तो एक प्रोसेस है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, भले जो ओनर, मैं ओनर हूँ गाड़ी का, मैं मेरे नाम पे रजिस्ट्रेशन करा दूं चलेगा, या थर्ड पर्सन के नाम पे रजिस्ट्रेशन कराऊं, लेकिन ओनर कौन है, मैं हूं, क्योंकि गाड़ी खरीदी मैंने है, मैं मेरी बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। सपोज मान लीजिए अब मैं मेरे बेटे के नाम पे गाड़ी खरीदता हूँ, ठीक है, मतलब मेरे बेटे के लिए गाड़ी खरीदता हूँ, बेटे के नाम पे नहीं, बेटे के लिए गाड़ी खरीदता हूँ, पैसे मैंने दे दिए, सब कुछ मैंने किया, इनवॉइस मेरे नाम पे बन गया। अब जब आरटीओ में रजिस्ट्रेशन की बारी आई तो मैंने उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि मुझे पता है गाड़ी तो वो यूज करेगा। अब मुझे बताओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरी भी बनती है और बच्चे की बनती है, कौन एज एन ओनर दिखाएगा इस एसेट को, मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट से पैसा गया है, मैंने उसको खरीदा है, तो ये मेरी एसेट है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन सन के नाम पे हो जाने से सन उसका ओनर नहीं बनता, ओनर मैं हूं, तो डेप्रेशन कौन क्लेम करेगा, ओनर क्लेम करेगा, और मैं डेप्रेशन क्लेम करूंगा, मेरा सन डेप्रेशन क्लेम नहीं करेगा। तो ओनरशिप में ये बात जरूर ध्यान रखना कि आपको सिर्फ ओनरशिप प्रूव करनी है, रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से एक पॉइंट ये भी आता है कि एक पार्टनरशिप फर्म है पार्टनरशिप फर्म, उसके 3 पार्टनर है। अब पार्टनरशिप फर्म को एक बिल्डिंग की जरूरत थी, तो एक पार्टनर बोलता है मेरी एक बिल्डिंग खाली पड़ी है, अपन वहीं पे बिजनेस करते हैं, तो एक पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग पार्टनरशिप फर्म को दी यूज करने के लिए। अब पार्टनरशिप फर्म जो है वो उस बिल्डिंग को यूज करता है, और पार्टनरशिप फर्म कहता है कि अब डेप्रेशन मैं क्लेम करूं। अब पार्टनरशिप फर्म डेप्रेशन क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि पहली कंडीशन प्रूव नहीं हो रही है, ओनरशिप। ओनर कौन है, पार्टनर ओनर है, पार्टनरशिप फर्म ओनर नहीं है। आई बात समझ है? हाँ, अगर पार्टनर अपनी ये बिल्डिंग फर्म के नाम पे ट्रांसफर कर देता है और फर्म को ओनर बना देता है, तो फिर फर्म ओनर है और फर्म फिर डेप्रेशन ले लेगा, लेकिन सिर्फ यूज करने के लिए दे रहा है, और पार्टनरशिप फर्म ये सोच के डेप्रेशन क्लेम कर रही है कि मेरा पार्टनर ही तो ओनर है, तो पार्टनर क्यों क्लेम करे, मैं ही क्लेम कर लेती। पार्टनरशिप फर्म क्लेम नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी कि वो ओनर है, और जब वो ओनर नहीं तो वो डेप्रेशन नहीं ले सकती। तो ओनरशिप के बारे में जो मैंने कहा, क्या ये पॉइंट्स सबको क्लियर हुए? यस प्रियंका, जयश्री, शुभा, बताएं। और भी जो देख रहे हैं बता सकते हैं, क्या ये पॉइंट क्लियर आप सबको? बोलिए। ओके, ओके शुभा, ओके प्रियंका, ठीक है जयश्री, फाइन। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारी जो सेकंड कंडीशन आती है इसके अंदर, वो आती है दैट इज यूज ऑफ असेट। असेट को यूज करना है, चाहे एक्टिव वे में या पैसिव वे में। अब ये क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना। देखिए, इसमें ये होता है कि आप जब असेट खरीद के लेके आते हो, और अगर पूरे साल में आपने सपोज जब भी असेट खरीदा, अप्रैल में खरीदा या जुलाई में खरीदा या दिसंबर में खरीदा या जनवरी में खरीदा, अप्रैल से लेके मार्च तक का जो आपका प्रीवियस है उसमें आपको असेट को यूज करना जरूरी है। तो जब आप असेट की बात करते हैं, अगर असेट को आपने यूज नहीं किया है तो आप डेप्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं। अब यूज करना इंपॉर्टेंट है, ये इनकम टैक्स का बहुत बड़ा फैक्टर है। इनकम टैक्स इस बात को इतना इंपॉर्टेंटली हाईलाइट करता है कि अगर आपने असेट को यूज नहीं किया, आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने क्वालिफाइंग कंडीशंस, जो क्वालिफाइंग जो कंडीशंस आप उसको पूरा नहीं कर रहे। तो यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू यूज द असेट टू क्लेम डेप्रिसिएशन। अब बात आती है यूज में दो तरह की, एक्टिव और पैसिव। अब सपोज मैं कैमरा खरीद के लेके आया रिकॉर्डिंग करने के लिए, अब मैंने कैमरा लगा दिया और मैं रोज क्लास लेता हूं, तो ये मैं कैमरा यूज कर रहा हूं फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस। मैंने एसी भी लगा दिया ताकि गर्मी में कभी भी जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा। लेकिन मैंने सपोज ये एसी लगाया अभी दिसंबर महीने, पर दिसंबर महीने में मुझे एसी यूज नहीं आया, जनवरी महीने में मैं एसी यूज नहीं कर पाया, फरवरी चल रहा है और मैं अभी भी एसी यूज नहीं कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है मार्च भी खत्म हो जाएगा और मैं एसी यूज नहीं कर पाऊंगा।
तो इस प्रीवियस ईयर में मैं इस एसी को बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाया, तो मुझे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। भले मेरे पास ओनरशिप है, बट आई विल नॉट गेट डेप्रिसिएशन इफ आई एम नॉट यूजिंग दिस एसेट इन प्रीवियस ईयर। तो आपको यूज करना बहुत जरूरी है। और यूज में दो यूज आते हैं, एक्टिव और पैसिव। अब एक्टिव यूज का मतलब होता है एक्चुअली असेट को यूज करना। मतलब जैसे ये पेन है मेरे डिजिटल बोर्ड का, और इस पेन को मैं एक्चुअली यूज कर रहा हूं, तो ये एक्टिव यूज हुआ। मैं ये लैपटॉप को एक्चुअली यूज कर रहा हूं, तो ये एक्टिव यूज हुआ। तो एक्टिव यूज का मतलब है जब आप हकीकत में असेट को यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव यूज। अब पैसिव यूज क्या है? पैसिव यूज ये है कि कोई असेट है वो एक्चुअली यूज नहीं हो रही है, बट वो हमेशा रेडी है, तत्पर खड़ी है कि जब भी जरूरत पड़ेगी हम तुरंत उसको यूज में ले लेंगे। इट इज ऑलवेज इन ए स्टैंड बाय मोड, कि बस बोलो और तुरंत यूज करने के लिए तैयार। अब जैसे सपोज मान लीजिए मैंने एसी लगा के रख दिया, मुझे सिर्फ रिमोट कंट्रोल से एक बटन ऑन करना और मेरा एसी चालू हो जाएगा। तो ये भले एक्टिव यूज नहीं हुआ, बट ये क्या है? पैसिव यूज है। इस बात को समझना। अब मैं एसी लाया हूं, बॉक्स में पैक पड़ा हुआ है, मैंने अभी तक इसको लगाया नहीं, इंस्टॉल नहीं किया है, तो वो अभी एक्टिव यूज तो नहीं है। तो क्या मैं पैसिव यूज बोल सकता हूं कि हाँ तत्पर खड़ा है, जब बोलो तब रेडी हो जाएगा यूज करने के लिए? नहीं, वो एक्टिव यूज नहीं है और पैसिव यूज भी नहीं है। मैंने लगा के रेडी करके रख दिया, यहाँ पे दीवार पे हैंग करवा दिया, बस अब मुझे एक रिमोट से उसको ऑन करना है और वो रेडी है मेरे को यूज करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मेरे घर के बाहर एक जनरेटर लगाया, ये सोच के जैसे ही लाइट चली जाएगी तो ये जनरेटर ऑटोमेटिक तुरंत विद इन अ सेकेंड चालू हो जाएगा और मुझे बिजली की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब ऐसे केस में पूरा साल निकल गया पर कभी एक दिन भी लाइट नहीं गई और मेरा जनरेटर यूं ही पड़ा रहा, रेडी खड़ा था कि जैसे ही लाइट जाएगी तुरंत चालू होगा, डीजल से भर के सब रेडी पड़ा हुआ है। पर पूरे साल में मैंने इसको एक्टिवली यूज एक दिन भी नहीं किया, 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए भी यूज नहीं कर पाया, पर वो पैसिव यूज था। इट वॉज ऑलवेज इन स्टैंड बाय मोड, इन रेडी मोड, कि बस जरूरत पड़ती तुरंत यूज में आ जाएगा। पर किस्मत वो यूज हुआ ही नहीं। तो जब आप कभी किसी एसेट को देखते हो कि वो एक्टिव यूज हुआ ही नहीं, तो आप उसको तुरंत ये बोल दोगे सर तो यूज ही नहीं हुआ तो डेप्रेशन नहीं मिलेगा। गलत है। आप एक्टिव यूज देख रहे हो, अच्छी बात है, पर आपको साथ साथ में पैरेलली पैसिव यूज भी देख। लेकिन पैसिव यूज देखने का मतलब ये नहीं कि हर वो चीज जो यूज नहीं हो रही वो पैसिव यूज है, नहीं, इतनी बड़ी गलती भी मत कर देना। पैसिव यूज की पैरामीटर्स है कि भाई आप देखो उस एसेट को, क्या वो रेडी टू यूज में है, स्टैंड बाय मोड में है कि बस जरूरत पड़ते तुरंत यूज में आ जाएगी, तो हम उसको कह सकते हैं हाँ सर ये तो पैसिव यूज है और इसके ऊपर हमें डेप्रेशन मिलेगा, चाहे वो एक्टिव मोड में हो या पैसिव मोड हो, क्योंकि एक्ट ने कहा है कि यूज होना जरूरी है, एक्टिवली और पैसिवली इट इज अलाउड। क्लियर है? बताया ये सेकंड पॉइंट अगर आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ू। बोलिए प्रियंका, शुभा, जयश्री, इज दिस क्लियर नाउ? बोलिए। ओके चलिए, अब आते हैं हम लोग हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? दैट इज यूज ऑफ असेट फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिल्कुल, आपको असेट का इस्तेमाल करना है अपने खुद के बिजनेस एंड प्रोफेशन में। देखिए, मैं असेट खरीदता हूं, मैं उसका ओनर हूं, मैं उसको यूज भी करता हूं, एक्टिवली या पैसिवली, लेकिन ये दो ही कंडीशन पर्याप्त नहीं है। मुझे तीसरी चीज देखनी है कि आपने यूज कहाँ किया इसको। अब मैं एसी तो लेके आ गया और मैं घर में यूज कर रहा हूँ, क्या मतलब है? मैं ओनर भी हूं और मैं यूज भी कर रहा हूँ, मुझे डेप्रेशन नहीं मिलेगा वो जब तक मैं उसको अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन में इस्तेमाल नहीं कर लेता। तो आपको असेट को यूज करना है अपने खुद के बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर, अपने खुद के प्रोफेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि लेवल बहुत अलग है उसका, पर फिर भी मैं आपको डिस्कस करके बता दूं, ये जनरली फाइनल लेवल पे पॉइंट आता है, पर मैं आपको समझा देता हूँ। एक आदमी है जिसका लीजिंग का बिजनेस है। लीजिंग बिजनेस मतलब क्या होता है? असेट्स को खरीदना और लोगों को लीज पे देना, यानी रेंट पे देना, ये उसका बेसिक काम है। तो जब वो असेट अपने किसी भी पर्सन को लीज पे देता है तो वो लीज रेंटल वसूल करता है। तो उसका बेसिकली काम है किराया, मकान मालिक की तरह हो गया, एक तरह से असेट का ओनर हो गया, वो असेट किराए पे देता है, रेंट वसूल करता है, पर उसको हम प्रोफेशनल लीजिंग बिजनेस कहते हैं। तो जो आदमी असेट को लीज पे देता है उसको हम बोलते हैं लेसर, और जो असेट किराए पे ले रहा है उसको हम बोलते हैं लेसी। ये फैक्टर होता है, ये मैंने हाउस कोर्ट में भी आपको बताया था लेसर और लेसी के बारे में। तो आप असेट खरीद के लेके आए हो और आपने वो असेट दे दी किसी को लीज पे, ठीक है? तो पहला पॉइंट, आप असेट के ओनर हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है कि आपने असेट को यूज किया, तो पॉइंट ये भी आता है नहीं सर आपने तो यूज नहीं किया, उस सामने वाले ने यूज किया।
और फिर तीसरा पॉइंट आता है कि सर आपने तो आपके बिजनेस में यूज ही नहीं किया, वो अपने बिजनेस में यूज में ले रहा है। तो ये दोनों पॉइंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, दोनों का मिला के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि यूज का मतलब ये होता है कि आपको यूज करना है, ठीक है। यूज वक्त जब पहला सेकंड पॉइंट था यूज करना है, तो उसमें ये नहीं तो बोला गया था मेरे या किसी और बिजनेस में यूज करना। तो चलो मान लिया मैं यूज नहीं कर रहा हूं, वो थर्ड पर्सन यूज कर रहा है, पर यूज तो कर रहा है, तो सेकंड पॉइंट तो पूरा हो गया। लेकिन थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने बिजनेस में यूज में लेना है। तो मैंने अपने ही बिजनेस में एसेट को यूज में लिया, क्योंकि मेरा बिजनेस ही लीज करने का है। जब मैं एसेट को खरीद के लाता हूं और लोगों को लीज पे देता हूं, तो दैट मींस आई एम यूजिंग द एसेट फॉर लीज। मेरा काम किराए पे देना, और मैं किराए पे दे रहा हूं मतलब मैं एसेट को यूज कर रहा हूं। मैं एसेट को लाके रख दूं और मैं इसको किराए पे नहीं दूं, तो मैं ये कहूंगा कि मैं एसेट को यूज ही नहीं कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट यूज भी नहीं कर रहा हूं, थर्ड पॉइंट अपने खुद के बिजनेस में भी यूज में नहीं ले रहा, क्योंकि मैं उसको लीज पे देना ही वाला नहीं। लेकिन यहाँ पे तो मैं एसेट को खरीद के लाया और लाके जब मैंने थर्ड पर्सन को लीज पे दे दिया और वो लीज वाला बंदा यूज कर रहा है, तो वो यूज तो हो गया पॉइंट कि यूज हो रहा है। लेकिन तीसरा पॉइंट भी फुलफिल हो गया कि आप अपने खुद के बिजनेस में, क्योंकि मेरा बिजनेस क्या है लीज पे देना, और वो तो मैंने कर दिया एसेट को लीज पे देके, वो मतलब वो मैंने लीज पे दे दिया। तो यहाँ पे मिसगाइड नहीं होना कि सर आप तो यूज नहीं कर रहे, वो थर्ड पर्सन अब यूज करेगा। मैंने लीज पे दिया एसेट को, इसका मतलब मैंने मेरे बिजनेस में यूज में लिया, सिंपल सी बात। इसलिए मैंने कहा था थोड़ा इसका लेवल हाई है, लेकिन समझाने में कोई बड़ी बात नहीं। कभी अगर ऐसा पॉइंट है तो ये भी ध्यान रखना कि खुद के बिजनेस में यूज करना है। आमतौर पे आप एसेट लाओगे यूज करोगे, खुद के बिजनेस में यूज करोगे, ये नॉर्मली आपको यही देखने को मिलेगा आपके इस लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे। लेकिन अगर कभी इस तरह के पॉइंट्स लीजिंग वाला आ जाए तो ध्यान रखना कि नहीं, सर ने क्लास में डिस्कस कराया था कि अगर आप लीजिंग असेसी हो, लीज का आपका बिजनेस है और आप एसेट किसी को लीज पे देते हो, तो ये बात साफ है, ये बात बिल्कुल साफ है कि भाई आपने एसेट को अपने खुद के बिजनेस में काम में लिया है, ये बात आपको ध्यान रखनी। फिर आते हैं चौथे पॉइंट। चौथा पॉइंट कहता है कि आपकी असेट नेगेटिव लिस्ट में नहीं आनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेगेटिव लिस्ट क्या है? तो नेगेटिव लिस्ट में कई सारे एसेट्स के नाम आते हैं। इसमें सबसे पहले असेट्स कवर्ड इन नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट में कौन कौन से एसेट्स आते हैं उसके नाम मैं एक एक करके बता दूं। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन, नो डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये नेगेटिव लिस्ट में आता है। तो पहला है लैंड। लैंड एक ऐसी एसेट है जो नेगेटिव लिस्ट में आती है और उस पर साफ लिखा हुआ है कि इसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिल सकता। यू कैन नॉट क्लेम द डेप्रिसिएशन ऑन लैंड, ये बात तो साफ हो गई। दूसरा है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक का मतलब क्या होता है? इसको हम कैटल्स भी कहते हैं। कैटल्स का मतलब हो गया दैट इज गोट, शिप, हॉर्स, फिर आपके ऑक्स एक्सेट्रा। मतलब मैंने गाय खरीदी, बकरी खरीदी, शिप खरीदी, या घोड़े खरीदे, या गधे खरीदे, ताकि मैं अपने बिजनेस में काम में ले सकूं। मेरा बिजनेस क्या है? जैसे सपोज मेरा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है और मैं गांव में रहता हूं, मेरा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है और मुझे सामान ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है नीचे से पहाड़ी एरिया में। तो पहाड़ी पे तो कोई ट्रैक्टर और गाड़ी जाएगी नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने 2 गधे खरीदे या फिर मैंने कोई ऑक्स खरीदा, बुल खरीदा। अब मैं बैलगाड़ी बना के सामान धीरे 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 पहाड़ पे लेके आता और वहां पे ट्रांसपोर्ट करता हूँ। तो जब मैं लाइफ स्टॉक, इसको हम बोलते हैं लाइफ स्टॉक कैटल्स। या मैं शिप खरीदी है, मैंने शिप क्यों खरीदी? मैंने शिप इसलिए खरीदी है ताकि मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, उस शिप को बेसिकली मैं यहाँ पे उस क्या नाम है, उससे वुल निकालूं या कुछ और काम करूं, मैं ये सारे काम कर सकता हूँ उसके ऊपर, ठीक है। तो जब मैं इस तरह के कोई काम करूंगा या कैटल्स को अपने बिजनेस में रखूंगा, कुल मिला के ये कैटल्स मेरे बिजनेस में काम आने वाले हैं, ये कैटल्स मेरे बिजनेस में काम आने वाले हैं। तो ये कैटल्स मेरी असेट्स है, फिर भी मैं इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं ले सकता। तो पहला था लैंड, दूसरा था कैटल, ठीक है। तीसरा, अब मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, एक्चुअली लैपटॉप थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, शट डाउन हो चुका है, कोई बात नहीं। अब सुनिए ध्यान से। तो पहली लिस्ट हो गई हमारी, तो पहला नाम हो गया लैंड, दूसरा हो गया लाइफ स्टॉक। तीसरा नाम किसका आता है? तीसरा नाम आता है इसके अंदर, दैट इज आपके बची आपकी कौन सी एसेट? एक लाइफ स्टॉक हो गया, आपका लैंड हो गया। ये 2 एसेट्स तो प्रोमिनेंट है जिनके ऊपर आप डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते। पर तीसरा एसेट वो कहता है ऐसी कोई एसेट जिसके ऊपर आप ऑलरेडी इनकम टैक्स में 100% डिडक्शन ले चुके हो। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हमारे इनकम टैक्स में आएंगे जहां पे इनकम टैक्स खुद हमें 100% डिडक्शन दे देगा। तो जब पूरा 100% डिडक्शन वो पीएल में डेबिट करवा रहा है, तो फिर हम धीरे धीरे करके राइट ऑफ करके पीएल में डेबिट क्यों करें? तो सोचने वाली बात है कि डेप्रिसिएशन का मतलब है कि धीरे धीरे करके आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट पीएल में डेबिट करो। जब इनकम टैक्स पूरा एक साथ, एक ही असेट का पूरा अमाउंट एक साथ पीएल में डेबिट करने का आपको
मौका दे रहा है तो फिर डेप्रिसिएशन के रूप में धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा अमाउंट क्यों डेबिट करेंगे। तो ऐसी एसेट जिनके ऊपर 100% डिडक्शन आपको मिल रहा है तो उनके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन नहीं लेना है, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना। तो पहली एसेट्स हो गई लैंड, दूसरी हो गई लाइफ स्टॉक, तीसरा हो गया आपका दैट इज 100% डिडक्शन जो मिलता है एसेट पे उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आप नहीं लोगे, ठीक है। और चौथा पॉइंट जो अब रिलेवेंट नहीं रहा वो कहता है फॉरेन मेड इंपोर्टेड कार्स। फॉरेन में बनी हुई कार जिसको आपने भारत में इंपोर्ट किया है बिफोर 1499, आपने 99 के पहले अगर उसको इंडिया में इंपोर्ट किया है, अब वो बहुत पुरानी बात हो गई तो हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लेते थे, पर अब हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेते हैं, इसलिए इस पॉइंट का कोई यहाँ पे तवज्जो नहीं है, इंपॉर्टेंस। तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, लैंड, लाइव स्टॉक्स, और तीसरा होता है दैट इज ऐसी कोई एसेट जिसके ऊपर ऑलरेडी सकते हैं। अब आपको जाके स्टेज 2 में जाना है और उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। बताए प्रियंका, शोभा, जयश्री, क्या ये पॉइंट क्लियर है? बोलिए। ओके फाइन। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, बाकी का हम लोग कल की क्लास में करेंगे, दैट इज स्टेज नंबर 2 एंड 3 के रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी इकट्ठा करनी है और मेथड ऑफ डेफिनेशन हमारा क्या होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।